Okay, good morning, my dear students, and welcome back to my channel IITN Scare by अभिषेक जैन. ओके, तो अभी तक हम स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जितने भी टाइप्स होते हैं, क्लासिफिकेशंस वगैरह, वो सब हम पढ़ चुके थे. तो नेक्स्ट टॉपिक हमको स्टार्ट करना था एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस. एलजेब्रा का मतलब क्या होता है? दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये सब हमको देखना है. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक इसमें होगा एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस. ठीक है, तो एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे हम एडिशन. तो एडिशन मतलब हमें एक दो मैट्रिक्स को ऐड करना है. या फिर सेकंड पढ़ेंगे हम सब्ट्रैक्शन. तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, एडिशन में क्या होता है, ये दोनों एक ही जैसे होते हैं. बस आपको क्या देखना होता है कि दो मैट्रिसेस कब ऐड हो सकती हैं, जब उनके ऑर्डर सेम हो. ठीक है, या फिर दो मैट्रिक्स कब सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, जब उनके ऑर्डर सेम हो. ठीक है, तो पहला टॉपिक देखते हैं जल्दी से. दैट इज कॉल्ड ए इज अ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. ठीक है, तो इसमें क्या देखेंगे हम जल्दी. इफ क्या लिखेंगे जल्दी हम? टू मैट्रिसेस A and B are having same order, then they are conformable. conformable मतलब उनको कंफर्म कर सकते हैं हम. conformable for addition. ठीक है, एंड A प्लस बी जो होगा, ए प्लस बी मतलब क्या हुआ? इफ़ टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर हैविंग सेम ऑर्डर देन दे आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन. ठीक है, और ए एंड बी को हम डिफाइन कैसे करेंगे? एंड ए प्लस बी डिफाइंड एज एलिमेंट्स फॉर विच मैट्रिक्स ए प्लस बी विल बी sum of corresponding elements of A and B. मतलब क्या हुआ कि यदि मान लीजिए दो मैट्रिसेस कन्फर्मेबल हैं. कन्फर्मेबल मतलब उनके ऑर्डर सेम है, तो उनमें हम एडिशन कर सकते हैं. और यदि हम एडिशन कर सकते हैं तो वो हमारा उसका क्या बोलेंगे हम, उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उन्हीं का ही सम होगा. कैसे? एक एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल ए मैंने लिया 2 5 6 7, 2 क्रॉस 2 का. बी लिया हमने कुछ 2 3 5 6 7 8. ये कितने ऑर्डर का हुआ? 3 रो 2 कॉलम, 3 क्रॉस 2. और सी हमने लिया कुछ, सी हम ले लेते हैं लेट्स से 5 9 6 2. ये हो गया लेट्स से 2 क्रॉस 2. एंड डी हमने लिया 1 3 2 0 5 2. अब ऑब्जर्व करते हैं हम. ठीक है, तो सबसे पहले चीज़, यदि हमको दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो उनके ऑर्डर सेम होना चाहिए. तो ऑब्जर्व करिएंगे ए एंड बी. ए का ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2. बी का ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 2. क्या सम पॉसिबल है? क्या सम पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल. क्यों? दोनों के ऑर्डर सेम नहीं है. हम बात करते हैं बी एंड सी की. देखो बी एंड सी की, बी का भी ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है एंड सी का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो ये यहाँ पे भी सम पॉसिबल नहीं है. हम सी एंड डी की बात करते हैं, 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 2. क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है. तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं? ए प्लस बी. यदि कोई आपसे पूछे क्या होगा, ए प्लस बी मतलब दो मैट्रिक्स का सम. या फिर कोई पूछे बी प्लस सी क्या होगा, या फिर सी प्लस डी क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? इन तीनों के आंसर क्या होंगे? सम इज़ नॉट पॉसिबल. सम इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, बिकॉज देयर ऑर्डर्स आर नॉट सेम. ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब
चलो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई, बहुत सिंपल थी। तो फिर किस किस का पॉसिबल है, पॉसिबल किसका है? फिर हम ए की और सी की बात करें। लेट्स से एक बच्चा बोलता है कि सर ए प्लस सी करके देख लो। क्यों? क्योंकि इसका 2x2 ऑर्डर है, इसका भी 2x2 ऑर्डर है। तो यहाँ पे अब हमको ए प्लस सी, ए हो जाएगा क्या? हो जाएगा। क्यों? इसका ऑर्डर एंड इसका ऑर्डर इज सेम। देन व्हाट वी विल गेट, व्हाट वी विल गेट, ये 2x2 है, 2x2, तो ये भी हमारा 2x2 होगा और इसका एडिशन पॉसिबल है। एडिशन पॉसिबल है, बात सही है, बट ऐड होंगे कैसे फिर? ये लाइन पढ़ो, ये क्या लिखाया था मैंने? ए प्लस बी विल बी सम ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या हुआ? ए का फर्स्ट एलिमेंट है, इसको क्या बोलते हैं? A11। सी का फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? A11। तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 + 5। इसका क्या हो जाएगा? 5 + 9, देन 6 + 6, देन 7 + 2। कोई डाउट? तो ये हमको रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या मिलेगी? 7, 14, 12, 9। दिस इज 2x2। कोई डाउट? तो ए प्लस सी का हमारा सम पॉसिबल था। ठीक है। सिमिलरली बी प्लस डी का हो जाएगा क्या? देखो बी का भी 3x2 है और डी का भी 3x2 है, तो यहाँ पर लिखो, क्या लिखोगे? बी प्लस डी इक्वल्स टू, तो बी प्लस डी कितना हो जाएगा बताइए जल्दी हमको? बी प्लस डी कितना हो जाएगा? बी प्लस डी हो जाएगा अपना कितना? हियर वी कैन से दैट ए बी 3x2 का ही होगा। 2 को 1 से जोड़ा, 3 वाले को 3 से जोड़ा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही जोड़ना है। 5 को 2 से 7, 6 एंड 12, नेक्स्ट इज 10। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट बी प्लस डी। ठीक है। तो ए प्लस सी पॉसिबल है सब में, एस पॉसिबल है, बी प्लस डी पॉसिबल है, एस है। तो मैंने आपको एक लाइन लिखवाई है अभी यहाँ पे, दे आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे? नोट में क्या लिखोगे आप आगे इसी के? चलो नोट लिख लेते हैं एक, तो नोट लिख लेते हैं जल्दी से। नोट क्या लिखेंगे हम? ए एंड सी कॉमा बी एंड डी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। ठीक है। कोई डाउट है यहाँ पे? ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसी को हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे फिर? इन कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हमने ए बोला है, कैसे? लेट्स से ए आई जे जिसका ऑर्डर m×n है। ठीक है। एंड बी मैंने एक मैट्रिक्स ले ली है, बी आई जे m×n है। अब दोनों का ऑर्डर ही सेम है, तो ए एंड बी यहाँ पे कन्फर्मेबल हो जाएंगे, एस हो जाएंगे। तो ये कैसे जुड़ जाएंगे? ए आई जे प्लस बी आई जे, और ऑर्डर कितना होगा? m×n। देखो ए आई जे मतलब इसके जो भी एलिमेंट्स होंगे उस एलिमेंट्स का बी आई जे वाले के उन्हीं एलिमेंट्स के साथ ऐड होगा। ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है? होना भी नहीं चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो कुछ नोट पॉइंट लिखते हैं इसी के अंदर, हमको जानना ज़रूरी है। अच्छा एक चीज़ और पहले, तो यहाँ पे ये कौन सा नोट हो गया? ये तो इसी के अंदर हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है। चलो सेकंड पॉइंट लिखते हैं। सिमिलर वे अकर्स for the case of subtraction। मतलब यदि हमको दो मैट्रिक्स को घटाना है तो उनको घटाने के लिए भी हमको क्या करना पड़ता है? हमको उनके ऑर्डर सेम देखना पड़ेगा। यदि वो ऑर्डर सेम होंगे तो हम क्या बोलेंगे कि वो दो मैट्रिक्स कन्फर्मेबल हैं। किसके लिए? सब्ट्रैक्शन के लिए। और उसका a-b डिफाइंड होगा। यदि a-b डिफाइंड होगा तो क्या होगा? उनके सम ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है। यदि मैं इसी केस की बात करूं तो इसी केस में हमारा सब्ट्रैक्शन की बात करता हूं, तो सब्ट्रैक्शन कैसे पॉसिबल है? आपको पता चल गया होगा कि a-b पॉसिबल था, b-c एंड c-d ये तो पॉसिबल नहीं थे। क्यों नहीं है पॉसिबल? देखो जल्दी से मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो ए का ऑर्डर 2x2, बी का 3x2 नहीं पॉसिबल है। b-c 3x2 2x2 2x2 3x2 ये कोई पॉसिबल नहीं है। ऐसे सिमिलरली सी एंड डी में। ठीक है। तो पॉसिबल क्या था फिर? जो a प्लस सी पॉसिबल था, वैसे ही
ए माइनस सी भी पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि इसका ऑर्डर सेम है। जैसे बी प्लस डी पॉसिबल था 3 × 2, ऐसे ही बी माइनस डी भी पॉसिबल हो जाएगा कि नहीं। तो फिर हम इसका ए माइनस सी निकालते हैं जल्दी से। तो फिर ए माइनस सी क्या हो जाएगा, ए माइनस सी हो जाएगा, देखो 2 5 को माइनस करो 2 से, कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कुछ -3 एंड 5 में से हो जाएगा ये -4 -405 है, तो -405, ठीक है। दिस इज़ 2 × 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, ए एंड सी आर कन्फर्मेबल फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन। अब सिमिलरली अब बी माइनस डी के लिए भी देख लेंगे, ठीक है। तो वो मैं भी नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी समझ में आना चाहिए बस। तो ऐसे ही सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों ही एक जैसे ही होते हैं, इसलिए मैंने आपको सब्ट्रैक्शन अलग से नहीं पढ़ाऊँगा, वो आपको समझ में आना चाहिए। उसमें कुछ भी नहीं करना है, बीच में माइनस लगाना है बस। माइनस लगा दोगे, आपको जाके माइनस करना आपको आता है बचपन से ही, ठीक है। चलिए तो प्रॉपर्टीज़ में इफ़ लेट ए बी लेट करो, इफ नॉट लेट ए बी सी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। मतलब मैं क्या बोला हूँ आपको कि 3 मैट्रिक्स हैं ए बी सी और उनका ऑर्डर क्या है, सेम है। तो यदि उनका ऑर्डर सेम है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कैसे करेंगे, पहला यदि मान लीजिए तीनों ही सेम ऑर्डर की हैं तो तीनों में सम तो पॉसिबल होंगे, आपस में होंगे कि नहीं होंगे, हाँ होंगे। तो सम पॉसिबल होंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम इनकी बात कर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एडिशन फॉलोव्स कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ जानते हो क्या, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, a + b = b + a। मतलब मैं यदि दो मैट्रिक्स को पहले a को b के साथ जोड़ूं या फिर b को a के साथ जोड़ूं, दोनों का सम क्या आएगा, इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो मैंने पहला कर दिया, इफ़ ए बी सी आर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। तो इसके अंदर पहला पॉइंट एडिशन फॉलो क्यूमुटेटिव लॉ। क्यूमुटेटिव लॉ इसी को बोलते हैं अपन, ठीक है, कोई डाउट। सेकेंड वन इसमें हम बात करते हैं, कम्यूटेटिव हो गया हमारा, एसोसिएटिव लॉ। हाँ, नेक्स्ट अपन देखेंगे एसोसिएटिव लॉ। तो यहाँ पर लिखोगे एडिशन फॉलोव्स एसोसिएटिव लॉ क्या होता है एक्चुअली, वो 3 मैट्रिक्स पे अपन अप्लाई करते हैं। 3 मैट्रिक्स पे कैसे करते हैं, लेट्स से मैंने पहले a + b को जोड़ लिया, उसमें बाद में c जोड़ दिया, या फिर मैंने पहले a को छोड़ दिया और b + c को जोड़ दिया। दिस इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो ये हमारा एडिशन जो है ना, वो हमारा ऐसे फॉलो करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, इसमें कुछ अलग से मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये जस्ट आपको समझा रहा हूँ कि आप एडिशन की जब बात करते हैं ना, तो एडिशन में ये ऐसे हम कर सकते हैं। तो ये जो इनके नाम है एक्चुअली, एसोसिएटिव लॉ, क्यूमुटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, तो ये आपको आने चाहिए समझ में, ठीक है। नेक्स्ट इज लेट्स से कि एक होता है एडिटिव इनवर्स। एडिशन फॉलो एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है एक्चुअली, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स होता क्या है एक्चुअली, कि हम a + o क्या होता है, नल मैट्रिक्स, और o + a, इन दोनों को हम यदि इक्वल करेंगे तो ये दोनों किसके इक्वल आएंगे, a के इक्वल ही आएंगे। वेयर वो इज कौन सी मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स, ठीक है, कोई डाउट। तो एडिटिव इनवर्स मतलब क्या होता है कि यदि मैं बोलूँ आपको कि एक मैट्रिक्स है ए में हम कुछ भी जोड़ देते हैं और वो इसके इक्वल आ जाता है, और वो नल मैट्रिक्स को जोड़ने से कुछ फर्क छोड़ना पड़ता है, तो आप भी जानते हो, क्योंकि चारों एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 0 होते हैं, ठीक है। चलिए फिर
नेक्स्ट एडिटिव इन्वर्स हम दो के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे करते हैं, चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं एक और इसी एडिटिव इन्वर्स के अंदर ही सेकंड पॉइंट बी। लेट्स से इफ ए एंड बी आर कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स if and only if and only if यदि मैं बोलूँ उन दो मैट्रिक्स का सम किसके इक्वल हो जाए, नल मैट्रिक्स के इक्वल, दिस इज नल मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब आपने दो मैट्रिक्स को जोड़ा और उनका सम जो है ना वो नल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो आप क्या बोलोगे कि ए एंड बी आर एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, समझ में आ रही बात, क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट हम आते हैं इसी के अंदर, इसके अंदर नहीं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज़ कॉल्ड, जो हमने अभी एडिशन पढ़ चुके हैं, सब्ट्रैक्शन भी पढ़ चुके हैं, और मैंने बताया आपको अभी तक कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही एक जैसे काम करते हैं, बस उनके लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। बस जहाँ पे जोड़ना है उनको एलिमेंट्स को जोड़ देंगे आपस वाले एलिमेंट्स को, और आपस वाले एलिमेंट्स को घटा देंगे बस। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इसी में अलजेब्रा के अंदर ही मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद स्केलर। मतलब स्केलर मतलब कोई भी कांस्टेंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स पे क्या फ़र्क पड़ता है। लेट्स से इसमें कुछ नहीं है, एक्चुअली होता क्या है, ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी वेरी करती है। जब आप डिटरमिनेंट पढ़ोगे तो उसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है, दोनों में इस प्रॉपर्टी में खास करके फ़र्क है, तो यहाँ समझिए आप। ठीक है, मैंने बोला एक मैट्रिक्स से कोई ए आई जे, ठीक है, और मैंने उसके आगे के को जोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा, के ए आई जे, बस, और कुछ फ़र्क नहीं आएगा। मतलब क्या हुआ, के आई जे ए आई जे लिखने का मतलब क्या हुआ कि यदि मैंने आपने क्या किया कि एक कोई मैट्रिक्स दी थी 2x3 के, उसमें 2x3 में आप समझ सकते हैं 6 एलिमेंट्स होंगे, तो आपने यदि मान लीजिए के की वैल्यू 2 है, 2 को आपने मल्टीपल कर दिया उसमें, तो क्या होगा, उसके ईच एंड एवरी एलिमेंट में 2 मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, बट डिटरमिनेंट में ऐसे नहीं होता है। डिटरमिनेंट में क्या होता है कि जब के मल्टीप्लाई करोगे ना आप, तो वो एक किसी या तो किसी रो से या फिर वो किसी कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है ना, तो वो आपको हम डिटरमिनेंट बाद में पढ़ाएंगे। तो ये याद रखना कि ये प्रॉपर्टी जो है ना वो डिटरमिनेंट में अलग चलती है और मैट्रिक्स में अलग चलती है। ठीक है, तो इसको हम एग्जाम्पल से बताते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने बोला, लेट्स से ए इक्वल्स टू 2 3 4 -5 6 9। ठीक है, ये हो गए कितने के, उसके 2x3, मतलब 2 रो 3 कॉलम है कि नहीं है, 2 रो 3 कॉलम दिख रहे होंगे, तो 2 रो 3 कॉलम है इसमें। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से मैंने इसमें 5 से मल्टीपल कर दिया, तो कितना हो गया 5 है, तो आपको क्या करना होगा, 5 हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 5 10, देन 15, देन 20, देन -25, देन 30, देन 45। समझ में आ रही बात आपको। तो दिस इज ऑल अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस विद स्केलर। इसमें थ्योरी लिखने की कोई बात ही नहीं है, आपको बस समझ में आनी चाहिए। क्या समझ में आनी चाहिए कि सर जब हम किसी भी मैट्रिक्स को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उस मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय दैट एलिमेंट। ओके, ठीक है। तो चलो अब इसी को हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं जल्दी से, दोनों में समझते हैं। लेट्स से मैंने बोला 3 को मल्टीप्लाई करना है किसी मैट्रिक्स से, कुछ है 0 5 9 2, तो क्या हो जाएगा, हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 0 से होगा तो 0 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 27, ये कितना हो जाएगा 6। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, मल्टीप्लिकेशन इन केस ऑफ मैट्रिसेस में, मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर इन डिटर्मिनेंट इन मैट्रिसेस। अब इसी का एक एग्जांपल लेते हैं डिटर्मिनेंट के। यदि मैंने बोला यही वाला डिटर्मिनेंट बन जाए तो क्या हो जाएगा 0 5 9 2। अब ये ऐसे काम नहीं करता है, ये कैसे काम करेगा, A3 या तो किसी रो में मल्टीपल हो जाएगा या फिर किसी कॉलम में मल्टीपल हो जाएगा, तो आप जिसमें भी करना चाहो वो आपके ऊपर रहता है। तो लेट्स से मैंने बोला इसको हम एक काम करते हैं, फर्स्ट रो से पहले मल्टीपल करते हैं, तो क्या बन जाएगा ये 0 15
और ये सेकंड रो वैसे की वैसे रहेगी। समझ में आ रही बात? या फिर आप चाहें तो फर्स्ट कॉलम से कर देते हैं। तो फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, 27 और 5 2 सेम रहेगा अभी भी। बात समझ में आ रही है आपको? ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता है किस केस में, तुम्हारा डिटर्मिनेंट के केस में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस विद स्केलर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर हम। तो इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी नोट देख लेते हैं जल्दी से। जैसे कि ये एक्चुअली आप डिटर्मिनेंट में देखेंगे, मतलब फिर भी आप यहाँ देख लीजिए। मैंने अभी क्या बताया आपको कि यदि 3 को मल्टीप्लाई करना था हमको डिटर्मिनेंट में, तो वो क्या होता है, आइदर किसी रो से या फिर किसी कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, ना कि सभी एलिमेंट्स से। किस केस में, डिटर्मिनेंट के केस में, बट मैट्रिसेस में सभी एलिमेंट्स से मल्टीपल होता है। तो मैंने बोला इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्या मतलब, एन क्रॉस एन। देन अब यदि के के साथ ए, मतलब ये डिटर्मिनेंट भी है और के के साथ ए मल्टीपल भी है, ठीक है ना, तो ये के कैसे बाहर निकलेगा, के कैसे बाहर निकलेगा, सिंपली के निकल आएगा क्या, बताओ जल्दी से। क्या ये सही है, क्या ये सही है? एक क्या है, ये दो लाइंस क्या बता रही हैं कि ये डिटर्मिनेंट है। तो ये डिटर्मिनेंट है, तो आप खुद सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए कि डिटर्मिनेंट है तो एक के कैसे मल्टीप्लाई हुआ होगा। यदि ये ऑर्डर एन का डिटर्मिनेंट है, मतलब मैट्रिक्स तो ए थी, ए स्क्वायर मैट्रिक्स थी ऑर्डर एन की, बट मैंने उसी का ही करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट लिया है, तो ए मल्टीप्लाई हुआ है के में, तो के कैसे बाहर निकलेगा, हर रो से निकलेगा अलग अलग, हर रो से अलग निकलेगा या फिर हर कॉलम से अलग अलग निकलेगा। तो हर रो से हर कॉलम से अलग अलग निकलने का मतलब क्या हुआ, कितनी बार निकलेगा, के टू दी पावर एन। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही? ठीक है। और यदि ये इसको, यदि ये वो होता, क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स होती, तो कैसे होता, के जो होता है वो डायरेक्टली निकल जाता। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इसका आपको एग्जाम्पल देखना है तो एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, बट वो एग्जाम्पल चलो देख ही लेते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल लेट्स थे ए इज़ कुछ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, मैंने इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, ये डिटर्मिनेंट चेंज हो जाएगा, ए बी सी इसी करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट हो जाएगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट, वो आपको पता है डिटर्मिनेंट के लिए क्या चाहिए, बस एक चीज़ चाहिए, क्या, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए, तो वो है। ठीक है, चलिए अब मैंने इसमें के मल्टीपल कर दिया, के मल्टीपल किया इसमें, तो ये तो क्या है, मैट्रिक्स है, तो क्या हो जाएगा, के बी के सी के डी के ई के एफ के जी के एच के आई। ठीक है, बट हमने अब इसी का क्या ले लिया हमने, क्या ले लिया हमने, इसका ले लिया हमने डिटर्मिनेंट के वाले का। तो कैसे लेंगे हम, कैसे लेंगे, कुछ खास नहीं करना है, इसका ले लिया हमने डिटर्मिनेंट लिया, तो इसका भी डिटर्मिनेंट हम ले सकते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, के बी के सी के डी के ई के एफ के जी के एच के आई। ठीक है, अब निकलता कैसे है आपको बताया डिटर्मिनेंट के केस में, या तो आइदर रो से निकलेगा या फिर आइदर कॉलम से निकलेगा। तो मैं, आप बोलो कैसे निकालना है। लेट्स से मैंने इस फर्स्ट रो से निकाल दिया, तो फर्स्ट रो से निकलेगा तो ए यहाँ से एक निकल जाएगा, एक के यहाँ से निकल जाएगा, एक सेकंड रो से निकल जाएगा, एक थर्ड रो से निकल जाएगा, या फिर आप चाहो तो कॉलम से निकाल लो। इस कॉलम से निकालोगे फर्स्ट वाले, तो यहाँ से के तो कितने के निकलेंगे टोटल, के क्यू। समझ में आ रही बात, के क्यू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब ए क्या था एक्चुअली, ये तो आपको पता है, अभी देखो है क्या, वही आ गया, ये किसके इक्वल हो गया, के क्यू इक्वल्स के क्यू मॉड ए, हो गया कि नहीं। तो आप देख सकते हैं, आप क्या बोलेंगे कि सर हमको समझ में आ गया है। समझ में कैसे आ गया है, के क्यू मॉड ए। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ तो आपने एन लिखवाया था, एन क्यू लिखवाया था, क्योंकि एन क्रॉस एन की थी बात चल रही थी, यहाँ पे आंसर में 3 निकल के क्यों आया, क्योंकि ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लेके हमने समझा है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सभी को।
कोई डाउट यहाँ पे? ठीक है, तो एक नोट ये हो गया। एक और इम्पोर्टेंट नोट इसी में ही देखना है हमको, वो क्या है वो भी देख लेते हैं जल्दी से। नोट ए बोल सकते हो इसको, नोट बी। हमने आपको ट्रेस में एक चीज़ पढ़ाई थी ट्रेस में, क्या कि यदि हमने दो मैट्रिक्स को अलग अलग दो मैट्रिक्स को जोड़ दिया और उसकी ट्रेस ली, या फिर मैंने मैट्रिक्स पहले की अलग ट्रेस ले ली, दूसरे की अलग ले ली, दोनों का सम क्या होगा? बराबर होगा। बताया था आपको, क्लियर है? हाँ, तो क्या बताया था मैंने आपको? ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए। मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपको एक चीज़ समझानी है, ट्रेस ऑफ ए ट्रेस ऑफ बी। ठीक है, क्लियर है? ये हमने आपको पढ़ाया था, बट इसी में फर्स्ट मान लेना। ठीक है, सेकंड, जब हम डिटर्मिनेंट की बात करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी, तो ये क्या होगा? डेट ऑफ ए प्लस डेट ऑफ बी के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, मतलब आपसे बोलूँ मैं ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो आप बोलो कि सर ये इसके इक्वल होगा क्या? नहीं होगा। करके देखना चाहो तो एक देख लेते हैं जल्दी एग्जाम्पल, क्योंकि आपको बाद में दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि आप ट्रेस की बात करो तो ट्रेस तो कुछ नहीं है, उनको आपको उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को जोड़ देना है, बट अब डिटरमिनेंट की बात करो तो डिटरमिनेंट इक्वल नहीं होगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं जल्दी से। चलिए देखिए, ए और ए एंड बी आपको दो मैट्रिक्सेस दी हुई है। ठीक है, आपको मैंने बोला अभी ट्रेस वाले का, तो ए प्लस बी मैंने पहले देखो ए प्लस बी किया तो कितना आ जाएगा? ये अल्फ़ा का, क्योंकि दोनों का ही ऑर्डर 2x2 है तो ए प्लस बी पॉसिबल है, सही है। तो ए का इसके साथ होगा तो ए प्लस अल्फ़ा, बी प्लस बीटा, नेक्स्ट सी प्लस गामा, या फिर उसको पहले उसको बाद में कुछ मिल सकते हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट ए 2x2। ठीक है, अब बताइए मुझे इस वाले ए प्लस बी वाले का ट्रेस क्या आ जाएगा? ट्रेस समझ में आ गया आपको? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? ए प्लस डी प्लस अल्फ़ा प्लस डेल्टा मिल गया। और इसका अलग से जोड़िए ए वाले का, तो इसका ट्रेस ए हमारा कितना आ जाएगा? अल्फ़ा प्लस डेल्टा। बी वाले का अलग से जोड़िए तो ट्रेस ऑफ बी ये कितना आ गया? ए प्लस डी। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये कितना आ गया? ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी किया तो ऑब्जर्व करिए मैंने ए प्लस डी प्लस अल्फ़ा प्लस डेल्टा, देखो ये दोनों को जोड़ने से मिल गया। क्या ये दोनों इक्वल हैं? एस है। तो फाइनली पहली प्रॉपर्टी हमारी वेरीफाई हो गई है। क्या हो गई है? ट्रेस ऑफ, बताया था मैंने ये सब चीज़ें आपको। बट जब हम डिटरमिनेंट की बात करते हैं तो डिटरमिनेंट और जल्दी चेक करते हैं, कैसे करेंगे डिटरमिनेंट चेक? चलो, ए का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? इसका डिटरमिनेंट? आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना थोड़ा बहुत तो आता ही है। इसका इसके साथ इसका सब डिफरेंस ले लो तो कितना हो जाएगा? अल्फ़ा डेल्टा माइनस बीटा गामा। और इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा? ए डी माइनस बी सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हम क्या करते हैं ए प्लस बी वाले का, ठीक है ना? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ए प्लस बी वाली मैट्रिक्स का मतलब इन दोनों को जोड़ने के बाद, तो जोड़ने के बाद क्या मिलेगा हमको? ए उसके साथ जुड़ गया होगा तो ये कितना हो जाएगा? ए प्लस अल्फ़ा इंटू डी प्लस डेल्टा माइनस बी प्लस बीटा इंटू बी प्लस बीटा, सही आ रहा है ना? बी प्लस बीटा, हाँ सही है। देन सी प्लस गामा। ठीक है, दिख रहा है? ये आएगा इसका डिटरमिनेंट। अब ऑब्जर्व करिए इन दोनों को ऐड करिए पहले। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? कुछ मिलेगा आपको, एक बड़ा सा रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि देखो यहाँ पे ए अल्फ़ा, जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो कितने टर्म्स मिलेंगे आपको? 4 टर्म्स। इनका करेंगे तो कितना मिलेगा? 4 टर्म्स। बट यहाँ ऊपर कितने टर्म्स हैं? 8 टर्म। क्या 8 टर्म कभी 4 टर्म के इक्वल होंगे? नहीं होंगे। तो आप तुरंत बोल सकते हो कि सर क्या बोलेंगे हम कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी डज नॉट इक्वल्स टू दिस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, यदि डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। उससे पहले थोड़ा सा एक चीज़ लिखते हैं। इन जनरल
मैं इन दोनों प्रॉपर्टीज को इन जनरल लिखना चाहता हूँ, तो कैसे लिखूँगा इन जनरल? मतलब जब हमारी दो से ज़्यादा मैट्रिक्स होंगी तो हम कैसे बताएंगे आपको? ट्रेस ऑफ यदि ए प्लस बी प्लस सी प्लस ऐसे जा रहा है आगे तक, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये वाली पहली प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। दूसरा, यदि मैंने बोला ए प्लस बी प्लस सी प्लस डॉट 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 डिटर्मिनेंट का सम कर रहे हैं, मतलब मैट्रिक्स का पहले सम करके वो डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, तो वो इनके इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इन जनरल आप इसको ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, ये तो दो का लेके मैंने एग्जांपल आपको समझा दिया, बट ये होल्ड करेगा कितनी भी मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम डालिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। अब इतनी देर से आपने पहले कभी देखा होगा ए बी की बात चल रही थी। ए बी मतलब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ था कहीं पे, या फिर बी ए लिखा हुआ था। तो वो क्या है, बी ए या फिर ए बी, ये दोनों दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन है। तो ये कैसे करते हैं? ठीक है, तो देखो मल्टीप्लिकेशन होने के लिए क्या होना पड़ता है, मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। जैसे कि होता क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दो मैट्रिक्स तभी पॉसिबल है, कब पॉसिबल है? जब जब जो पहली मैट्रिक्स है ना, उसमें नंबर ऑफ कॉलम, पहली मैट्रिक्स जो है मतलब प्री मल्टीप्लेयर बोल सकते हैं उसको, प्री मल्टीप्लेयर में नंबर ऑफ कॉलम्स एंड दूसरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल होना चाहिए, तभी किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मतलब मैंने क्या बोल दिया अभी तक देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थ्योरी पर लिखवा देता हूँ। थ्योरी लिखूँगा क्या? थ्योरी देख लेते हैं हम। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्मेबल। कन्फर्मेबल वर्ड बताया था क्या? कि कन्फर्म करेंगे। कन्फर्मेबल फॉर प्रोडक्ट ए बी। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ए बी की बात कर रहा हूँ, बी ए की बात नहीं कर रहा हूँ। ए बी इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स इन, अच्छा ए बी की बात कर रहा हूँ तो ए पहले होगा, पहली मैट्रिक्स होगी, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए। अब ए कौन सी मैट्रिक्स थी? प्री मल्टीप्लायर। ये वर्ड तो कुछ ज़रूरत नहीं है समझना, बट बता रहा हूँ प्री मल्टीप्लायर मतलब पहले वाली। इज सेम एज द नंबर ऑफ रोज इन बी मतलब कौन सी? पोस्ट मल्टीप्लेयर। ठीक है, पोस्ट मल्टीप्लेयर। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ए बात जो मैं बोल गया हूँ इसी को कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखूँगा? इन कॉम्पैक्ट फॉर्म इफ ए बी टू बी होल्ड, मतलब मल्टीप्लिकेशन को होल्ड करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? ए जो हमारा होना चाहिए वो होगा ए आई जे, यदि मैंने बोला ए एम क्रॉस एन है, ठीक है ना, यदि ये एम क्रॉस एन है, देन बी जो होना चाहिए वो क्या होगा? बी कुछ भी हो जाए, बी आई जे, बट क्या बट होगा? इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? एन, तो इसका भी नंबर ऑफ रो कितना होना चाहिए? एन मस्ट बी, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो इसको मैं कुछ भी दे सकता हूँ, एन क्रॉस पी, पी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों मस्ट भी सेम, मस्ट। ठीक है, क्लियर है आपको? अरे क्लियर है पक्का? तो मैंने आपको क्या बोल दिया इतनी देर से? मैंने आपको क्या बोला है कि साल यदि ए आई जे हमारी एम क्रॉस एन की है तो बी जो बी आई जे वाली होगी उसको एन क्रॉस पी का होना ही पड़ेगा, इफ़ ए बी को आपको होल्ड कराना है। ठीक है, क्लियर अच्छी तरह से? ठीक है, चलिए तो अच्छा, और इसी में यदि देख लेते हैं हम, क्या बी ए होल्ड करेगा? इफ बी ए टू बी होल्ड, देखो बी का ऑर्डर कितना है? बी का ऑर्डर है बी आई जे एन क्रॉस पी, एंड ए का कितना दिया हुआ है? ए आई जे एम क्रॉस एन। यदि इन दोनों को होल्ड करना है, बी ए को होल्ड करना है, तो क्या होना चाहिए? P इक्वल्स टू एम फॉर
बी ए टू बी डिफाइंड। ठीक है, समझ में आ रही बात, क्लियर है। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज हमारा बी ए वाला प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। समझ में आई बात, ठीक है। तो अब इसी में हम कुछ जल्दी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं जल्दी जल्दी। अब आपको इतना समझ में आना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स का पॉसिबल है जब पहली वाली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हों। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, चलिए अब ये समझ में यदि आ गया है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से, और प्रॉपर्टीज़ को हम थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं, क्योंकि अब ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है अभी फ़िलहाल के लिए। तो मैं बोल देता हूँ आपको, दिखा देता हूँ कैसे अपन इसको डील करने वाले हैं। तो लिखता हूँ पहले मैं वन बाई वन। ठीक है, इफ़ मैट्रिक्स ए हैव ऑर्डर m cross n, if matrix A have order m cross n and B have order p cross q, then first point AB to be defined for AB to be defined, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, AB को डिफाइन होने के लिए, AB को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, एन की वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, पी के इक्वल, क्योंकि ए क्या है, पहली मतलब ए क्या है, पहला मैट्रिक्स, बी क्या है, दूसरी मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट वाले में सेकंड वाले के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। तो फॉर ए बी टू बी डिफाइंड पहली चीज़ क्या होना चाहिए, एन इक्वल्स टू पी। ठीक है, अच्छा अब एक बच्चा पूछेगा कि सर ये तो एन इक्वल्स टू पी यदि हो गया, बट जो ए बी निकल के आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, समझ में आ रही बात। जो ए बी निकल के आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर कुछ नहीं होगा, उसका ऑर्डर ए होगा, इस वाले का एम और इस वाले का क्यू। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे इसका, एंड इफ डिफाइंड हो जाए, डिफाइंड देन ऑर्डर ऑफ ए बी विल बी क्या हो जाएगा, एम क्रॉस क्यू। ठीक है, अभी एग्जाम्पल लेंगे, डरने वाली बात नहीं है, समझो बस, से समझ में आना चाहिए अभी। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर मतलब ठीक है, ये तो जनरल नोट लिख दिया मैं, जनरल। अब इसी में सेकंड पॉइंट में बताता हूँ आपको, इफ़ बी ए को एडजस्ट कराना है तो यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ वही चीज़ को, इफ़ बी ए टू बी डिफाइंड, मुझे बी ए को डिफाइन करना है। तो बी ए को डिफाइन करना है तो बी का पहले ऑर्डर क्या है, पी क्रॉस क्यू। तो पी क्रॉस क्यू को, और इसका ऑर्डर कितना है, एम क्रॉस एन। तो मुझे बी ए को डिफाइन करना है तो इसमें नंबर ऑफ क्यू किसके इक्वल होना चाहिए, एम के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, विल बी क्यू इक्वल्स टू एम, पहली चीज़। एंड इफ़ बी ए डिफाइन हो जाए देन ऑर्डर कितना हो जाएगा बी ए का, देन ऑर्डर ऑफ बी ए कितना हो जाएगा, जो इसका नंबर ऑफ रो का पहला वाला नंबर ऑफ रो कितना है बी का, पी, और ए वाले का नंबर ऑफ कॉलम कितना है, एन। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर विल बी पी क्रॉस एन। ठीक है, अरे यहाँ तक डाउट है कोई, समझ में आ रही बात। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं जल्दी से। तीसरा पॉइंट इसी में ही देखते हैं हम, इफ़ ए बी एंड बी ए, इफ़ ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड, यदि दोनों ही डिफाइंड हो जाएं, वो कब हो सकते हैं, व्हेन ऑर्डर ऑफ ए हो जाए कितना, एम क्रॉस एन, एंड ऑर्डर ऑफ बी हो जाए कितना, इसका जस्ट रिवर्स इज एन क्रॉस एम। ठीक है, चेक करो कैसे, यदि ए बी को डिफाइन होना है, ए बी को, तो ए बी का ऑर्डर मैंने बोला एम क्रॉस एन, और बी ए का बोल दिया एन क्रॉस एम। तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो फाइनली ए बी हमारा कितना आ जाएगा, ए बी डिफाइन भी हो जाएगा, और ए बी का ऑर्डर कितना आ जाएगा, ए बी का खुद का ऑर्डर कितना आ जाएगा, एम क्रॉस एम। बात समझ में आ रही। और यदि हम बी ए की बात करें, बी ए की, तो बी ए का ऑर्डर कितना है, एन क्रॉस एम, और ए का ऑर्डर कितना लिया मैंने, एम क्रॉस एम। तो ये दोनों तो इक्वल हो गए, और बी ए को यदि डिफाइन होना है तो बी ए का ऑर्डर कितना हो जाएगा, दिस इंटू दिस। अब यहाँ पर समझ में आ गया होगा, किसी को डाउट है, तीसरा पॉइंट क्लियर है आपको, अरे क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट इज
फोर्थ पॉइंट, नेक्स्ट फोर। अब मैंने बोला कि अब बोलोगे कि सर दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सेम जैसी, तो मुझे मतलब उनका स्क्वायर लेना है। स्क्वायर मतलब समझ रहे हो कौन सा स्क्वायर, जो मैं बोलता एक्स स्क्वायर बोलता था ना, यदि मुझे यहाँ पे लेना है मैट्रिक्स का स्क्वायर तो वो कैसे लूँगा मैं? तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर ए स्क्वायर टू बी डिफाइंड, मतलब मुझे एक मैट्रिक्स थी ए, उसका स्क्वायर लेना है मुझे। तो वो कब पॉसिबल है? वो सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है, इट हैज़ टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी हम उसका स्क्वायर ले सकते हैं, क्यूब ले सकते हैं, पावर 4 ले सकते हैं, पावर 7 ले सकते हैं, पावर 8 ले सकते हैं, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो आप आगे इसी नोट को आगे लिखूंगा मैं, हैंस पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड। इस टॉपिक को बाद में पढ़ेंगे हम, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। अभी तो जस्ट समझ लो आप कि पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स मतलब क्या हुआ। यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है कोई ए, तो उसके ऊपर हम पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स कितनी भी ले सकते हैं, ठीक है। मतलब उस टॉपिक को अभी आएंगे बाद में अपन, अभी जस्ट समझने के लिए। यदि मैंने बोला ए की पावर 4, तो ए की पावर 4 मतलब ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, और ये किसके लिए पॉसिबल? जस्ट ओनली फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ में आ रही बात? क्लियर है आपको अच्छी तरह से? ये सब चीज़ें समझ लीजिए, क्योंकि ये आपको अभी क्वेश्चंस में आगे चल के काम आएंगी। और ये टॉपिक भी अच्छा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। बच्चे थोड़ा डाउट में रहते हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डीप में ले रहा हूँ, ठीक है ना। आगे जो टॉपिक्स जल्दी लेने वाले होंगे उसमें मैं भगाऊँगा, ठीक है। तो अभी ये मालूम है इसमें थोड़ा टाइम देने वाला है, इसलिए मैं टाइम ले रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। तो फिफ्थ पॉइंट हम देख लेते हैं जल्दी से। इफ मैट्रिक्स ए बी इज डिफाइंड, यदि ए बी डिफाइंड हो जाए, ठीक है, देन फॉर इट्स एलिमेंट्स सी आई जे फाइंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ith रो ऑफ ए बी, है ना। तो ए पहले, ith रो ए विद किसके साथ? सी आई जे कब डिफाइन होता है? मतलब एलिमेंट्स ऑफ ith रो ऑफ ए विद किसके साथ? jth कॉलम ऑफ बी, ठीक है। इस बात को मैं आपको कुछ मतलब थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये कैसे मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये क्या है एक्चुअली ये सब चीज़ें। तो अभी अपन देख लेते हैं जल्दी से एक बार, ठीक है। चलिए ठीक है। तो अभी ये आपका मैं बता देता हूँ पॉइंट नंबर 5, यही हमारा मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका है। तरीका क्या है? यदि ए बी मैट्रिक्स को डिफाइन होना है तो इसके हर सी आई जे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमको क्या करना होता है? हमको सी आई जी कैसे निकालना है? सम करो आप। किसका सम कर दो? प्रोडक्ट लो किसका? ith रो का jth कॉलम के साथ, ith रो ऑफ ए का jth कॉलम ऑफ बी के हर एलिमेंट के साथ आप जब प्रोडक्ट लेंगे और उनका सम ले लेंगे तो वो आपको क्या देगा? मैट्रिक्स ए बी के सी आई जे एलिमेंट। सी आई जे मतलब अभी C12, वही जो चीज़ अभी आपने A12 के लिए बोला था ना, यहाँ पे C बोल दिया उसी को, क्योंकि ये क्या है, ए इसलिए नहीं बताया आपको क्योंकि ए हम ए के लिए बोल चुके हैं, बी वाले के लिए बी आई जे बोल चुके हैं, तो ए बी के लिए हम सी आई जे बोल रहे हैं बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम एक बार जल्दी से, एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा ढंग से। चलिए तो इसमें एक देखते हैं एग्जाम्पल, बढ़िया अच्छा सा एग्जाम्पल लिखते हैं, आपको सिंपल एंड समझ में भी आना चाहिए। तो मैंने बोला ए ले लेते हैं कुछ 52107 कितना है? 2x3 का है। एंड बी ले लेते हैं हम कुछ 1502 -1 2, थोड़ा सिंपल लेते हैं, इससे मल्टीपल करने में आसानी हो, ठीक है, तो इसलिए मैंने ये लिया। अब ए बी मुझे पॉसिबल कराना है ए बी के लिए, तो ए बी के लिए इसका ऑर्डर कितना है? 3, मतलब इसका नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3, इसके नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3। क्या ये भी पॉसिबल है? एस पॉसिबल है, एस, ठीक है। तो अब ए बी जो आएगा उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? मैंने आपको बताया था
इस वाले का नंबर ऑफ रोज, इस वाले का नंबर ऑफ कॉलम, तो फाइनली ए बी वाले का ऑर्डर कितना आ जाएगा 2 क्रॉस 3। समझ में आ रही बात आपको? कैसे सोचा हमने, कैसे सोचते हैं हम ए बी के लिए, अभी बता भी चुके हैं बट फिर भी बहुत जल्दी से। ए है 2 क्रॉस 3 का और बी है हमारा 3 क्रॉस 3 का, तो ये दोनों इक्वल हो गया, तो ए बी वाले का ऑर्डर कितना आ जाएगा 2 क्रॉस 3। ठीक है, यदि हम बी ए की बात करें, यदि बी हमारा 3 क्रॉस 3 है और ए हमारा 2 क्रॉस 3 है, तो ये दोनों इक्वल हैं क्या? इक्वल ही नहीं है, तो बी ए पॉसिबल नहीं होगा इस एग्जाम्पल के लिए। ये अरे इज नॉट पॉसिबल लिखना था, इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, बी ए इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इधर समझ में आ रही बात? यदि बी ए पॉसिबल हो जाता तो फिर इसका नंबर ऑफ रो और लास्ट वाले इसका नंबर ऑफ कॉलम, उन दोनों को लेके बी ए का ऑर्डर में निकल जाता। ठीक है, तो अभी हम आते हैं ए बी के मल्टीप्लिकेशन पे, कैसे हम करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। यहाँ पे ए बी डिफाइंड हो गया है। चलिए, तो कुछ नहीं करना है हमको, एक बड़ा सा एक बना दीजिए ब्रैकेट। ठीक है, चलिए अब हमको क्या करना है कि हमने आपको लास्ट में पॉइंट लिखाया था सी आई जी, कैसे हम करते हैं, हमको सम लेना होता है किसके साथ? प्रोडक्ट ऑफ आईएथ रो किसके साथ? जीएथ कॉलम के साथ। ठीक है ना, तो आईएथ रो का जीएथ कॉलम के साथ आप करोगे, तो ऐसे आपको करने से उनका सम ले लोगे आप। ठीक है, तो कर सकते हैं हम, कोई बड़ी बात ही नहीं है। ठीक है, अब इसका आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी, ये कितने ऑर्डर का आएगा? 2 क्रॉस 3 का आएगा ए बी। ठीक है, तो अब करते हैं अपन। चलो, तो इधर इसका हम लेते हैं, ये हो गया आईएथ रो। मैंने बोला ए वाली, मैंने फर्स्ट रो का, आप चाहो किसी भी कॉलम के साथ कर सकते हो, किसी भी कॉलम के साथ। मैंने बोला इसके साथ कर लेता हूँ मैं। ठीक है, करो इसके साथ। तो इसका क्या होगा, 5 का मल्टीपल होगा 1 के साथ, तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा बताइए, आप ही बताइए। 5 का 1 के साथ कितना हो जाएगा? 5 का 1 के साथ 5 इंटू 1 5। 2 का फिर 2 के साथ तो कितना हो जाएगा? 4। 1 का 1 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो गया है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसी को मैंने बोला, जो अभी तक इतनी देर से हम चिल्ला रहे थे, इसको हम C11 बोल सकते हैं, हाँ, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का। ठीक है, चलिए अब मुझे आगे बढ़ते हैं। इस वाली रो का इसी के साथ करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 0 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा। अरे हो जाएगा। सिमिलरली अब इस रो का हम इस कॉलम के साथ करते हैं, तो यहाँ भी एक आएगा, और इस वाली रो का हम फिर इस कॉलम के साथ करेंगे तो यहाँ भी कुछ आएगा, फिर इस रो का हम इसके साथ करेंगे तो यहाँ भी कुछ आएगा, और इसका हम फिर इसके साथ करेंगे तो यहाँ भी कुछ आएगा। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? कर लीजिए फिर, मल्टीप्लाई और ऐड करिए, आप करिए, क्या निकल के आता है आपको। ठीक है, करिए, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। चलिए चेक कर लीजिए, क्या यही आ रहा है क्या? हो सकता है मेरी कुछ गलती हो, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी में निकाल दिया है। और चेक कर लीजिए, यदि गलत हो, कुछ गड़बड़ हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना। ठीक है, अपन फिर से उसको चेक कर लेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये हम क्या कर रहे हैं, क्लियर है? तो इसी को हम मैथमेटिकली भी देखेंगे, और उसके पहले हम एक थोड़ा सा एक नोट लिख लेते हैं। क्या नोट लिख सकते हैं हम, कि आपको अभी तक ये वर्ड लिया था मैंने, कन्फर्मेबल मतलब, अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ इफ़ ए मैट्रिक्स हैव ऑर्डर M cross n and B matrix have order n cross P, then they are conformable for, किसके लिए conformable है? देखो, इसमें नंबर ऑफ कॉलम और इसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल है, तो दे आर कन्फर्मेबल फॉर प्रोडक्ट, किसके लिए? प्रोडक्ट ए बी के लिए। ठीक है, और इसी को आगे लिखना चाहूँ तो एंड दे आर नॉट कन्फर्मेबल फॉर प्रोडक्ट, किसके लिए? इसका प्रोडक्ट कितना है? एन क्रॉस पी, इसका कितना है? एम क्रॉस, तो इसमें पी हो जाएंगे नंबर ऑफ कॉलम और इसमें हो जाएंगे नंबर ऑफ रोज। दे आर नॉट कन्फर्मेबल फॉर प्रोडक्ट बी ए। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि सर ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते हैं, हैंस ए बी और बी ए डज नॉट इक्वल्स टू इन मैट्रिक्स इन जनरल। ठीक है, बट इक्वल हो सकते हैं, बट मे बी इक्वल इफ स्क्वायर मैट्रिसेस।
स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए दोनों नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होते हैं, ठीक है, बट इन जनरल हमारे इक्वल नहीं होते हैं। बात समझ में आ रही है? बहुत ही सिंपल था, समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब हम इसको आगे नेक्स्ट क्लास में, अभी आज के लिए यहीं पे हम बाइंड अप करेंगे, बट नेक्स्ट क्लास में हम इसको स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकली, इसी CIJ को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, क्योंकि वो आपको एक समेशन के फॉर्म में आएगा और वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट भी है। तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। अभी क्या है, स्टार्टिंग के लेक्चर्स हैं तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी नहीं भाग सकता हूँ, मुझे सभी बच्चों का देखना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं अभी थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, ठीक है। तो सबको समझ में आना चाहिए और सारे बच्चे अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो और 2-3 बातें, जिसको टेलीग्राम ग्रुप में दिक्कत हो रही है प्लीज़ आप लिंक में वहाँ डिस्क्रिप्शन में देखिए, लिंक वहाँ पे डल चुकी है, वहाँ से जाइए, क्लिक करिए, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करिए। दूसरी बात, जिन किसी बच्चों का वो मैंने असाइनमेंट शीट आपको उसी में दे दी है डिस्क्रिप्शन में, तो असाइनमेंट शीट डाउनलोड कर लीजिए। तीसरी बात, उसमें असाइनमेंट शीट में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस उन टॉपिक्स के भी हैं क्योंकि वो पूरे चैप्टर का ही मैंने असाइनमेंट दिया हुआ है, तो वो चैप्टर्स भी हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं, मतलब जो टॉपिक्स अभी तक नहीं हुए हैं, तो आपको अभी तक वही टॉपिक के क्वेश्चन करना है जो हम कर चुके हैं, ठीक है। आप छांटिए, जो हमने कर चुके हैं उनके ही क्वेश्चन आप करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और कुछ बच्चों का मैसेज आया था, सर प्लीज़ हमको थोड़ा मोटिवेट कर दीजिए और लाइव आने के लिए, कुछ लाइव आइए यूट्यूब पे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाइयों, हमको यूट्यूब लाइव आने के लिए तभी अलाउ करता है जब हमारे 1000 सब्सक्रिप्शन पूरे हो जाएं। अभी 1000 सब्सक्रिप्शन पूरा करवाना आपके हाथों में, अभी हम बहुत पीछे हैं, ठीक है। मैं आने की कोशिश करूँगा, बट उसके लिए 1000 सब्सक्रिप्शन करवाना बहुत ही जल्दी से जल्दी आप लोगों के हाथ में है। यदि आप लोग बहुत जल्दी कर देंगे तो मुझको लाइव आने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। समझ में आ रहा बात? चलिए बच्चों, फिर आज का मैं सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं। तो स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।